इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 15 प्रश्नावली 15.1 का। ये देखिए पहला प्रश्न है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो पहला प्रश्न का रिक्त स्थान में पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, बेलन के आधार का आकार डैश होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेलन के बारे में सिंपल जानकारी ले लेते हैं। देखिए बेलन क्या होता है। बेलन एक हिसाब से एक पाइप है। आप लोग पाइप देखे होंगे, ट्यूबलाइट देखे होंगे घर में, उसी को हम लोग बेलन कह सकते हैं। रोटी को बेलते हैं वो भी बेलन है, खाली उसमें यहाँ पे डंडी होता है, लेकिन इसमें डंडी ऐसा कुछ नहीं है। तो बेलन मतलब पाइप, ठीक ना। कोई भी पाइप जो आप देखते हैं उसी को बेलन बोल सकते हैं हम लोग। ट्यूबलाइट हो सकता है, और ऐसे हमारा पेन हो गया और गिलास वगैरह, ऐसे बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं कि बेलन आकार का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो बेलन है, इस बेलन में ये देखिए ऊपर और नीचे दो आपको वृत्त दिख रहा है, ठीक ना। इन दोनों वृत्त को हम लोग मिला दिए तो हमारा क्या बन गया, बेलन। अब यहाँ पे इसका केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है, ऊपर का वृत्त का केंद्र है, ये नीचे का वृत्त का केंद्र है। इनके बीच की ऊंचाई को हम लोग एस से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो है इसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। इसको भी त्रिज्या कह सकते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। तो आपको हमेशा दो चीज़ दिया रहेगा, त्रिज्या और आर का मान दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है मतलब दूसरा सूत्र से हमको इसमें एच और आर का मान पता करना है। तो चलिए इस बेलन में देखिए, बेलन के आधार का आकार, माने आधार मतलब नीचे का भाग। अब यहाँ पे देखिए नीचे का भाग मतलब इस बेलन के नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। तो इसका मतलब बेलन के आधार का आकार क्या होता है, वृत्ताकार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार, क्योंकि वृत्त आकार का है इसलिए वृत्ताकार। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखिए आयतन मतलब इस बेलन के अंदर जितनी जगह है उसको हम लोग उसका आयतन बोलेंगे। इसके अंदर जितना भी जगह है, ठीक ना, यहाँ से लेकर जितना भी ये जगह अंदर जगह है उन सभी को उसका आयतन बोलेंगे। तो आयतन कितना है, तो इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया गया, त्रिज्या दिया है और इसका, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे त्रिज्या और आपका ऊंचाई दिया है। तो बेलन का त्रिज्या मतलब यहाँ से जो बेलन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इस बेलन का आपका त्रिज्या दिया गया है। तो यह त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 7 ही होगा, ठीक है। तो ये 7 है और यहाँ से यहाँ तक जो इसका हाइट है, इसका वैल्यू दिया है 7। हाइट भी 7 है और आर का जो मान यहाँ पे दिया है वो भी 7 है। तो आर और एच का दोनों का मान कितना है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आयतन का सूत्र है इसको हम लोग रफ करें, ठीक ना। तो आयतन का सूत्र हमको आर का मान मतलब आर मीन्स त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान भी कितना है आपका 7 है। और ऊंचाई को हाइट से दर्शाते हैं या फिर एच से दर्शाएंगे, इसका मान भी 7 दिया गया है। तो हम लोग आयतन का सूत्र में बिठाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए पाई का मतलब होता है 22/7, आर मतलब होता है आपका यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे, आर का घात 2 है इसलिए 2 इसका घात, फिर गुना एच का मान भी 7 है तो 7 लिख दीजिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस 7 के साथ ये 7 कट गया, यहाँ पे 22 बचा और यहाँ पे 7 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि 7 का घात 2 है, मतलब 7 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, 7 7 49। और 22 और 49 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1078। गुना करना आपको आता है तो ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें आंसर लिखेंगे 1078। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रफ में हल करके देखना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न में हमारा प्रश्न है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, घात 2 है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई, दो मान हमको दिया गया है। तो जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक ना। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर मतलब घात 2, और इसमें आपका ऊंचाई का मान भी दिया गया है। तो जो ऊंचाई दिया गया है उस ऊंचाई को भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ऊंचाई क्या दिया है आपका 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग 15 सेंटीमीटर भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है और हम लोग बेलन के आयतन का दो सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ रेड पेन से। तो बेलन का आयतन, देखिए बेलन के आयतन को हम लोग पहले तो इंग्लिश वाला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। और या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, बेलन के जो आयतन है इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे। बेलन के आयतन का जो हिंदी सूत्र होगा वो होगा आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मैं गुना को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल और गुणित ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊंचाई लिख देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे ये दो सूत्र हम लोग लगा सकते हैं, या तो इंग्लिश वाला सूत्र लगाएंगे या फिर हिंदी वाला। यहाँ पे आपको देखना है, समझना है कि बेलन का अगर इंग्लिश वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई की जगह पाई का मान बिठा सकेंगे 22/7, आर के जगह पे आर का मान हम लोग नहीं बिठा सकते क्योंकि हमारे इस प्रश्न में त्रिज्या नहीं दिया है। एच के जगह पे एच का मान भी हम लोग बिठा सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे साफ साफ सीधा सीधा दिख रहे हैं, माने देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको लंबा चौड़ा गणित बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हिंदी वाला सूत्र है इसका उपयोग करेंगे। इससे उपयोग से क्या है, जब बहुत फास्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सूत्र में जो दो चीज़ दिया गया है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक ना, हमारे प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। इसलिए हम लोग बेलन के आयतन का हिंदी सूत्र का उपयोग करेंगे। बेलन का आयतन बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए ये सूत्र हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग आधार का क्षेत्रफल पहले से दिया है प्रश्न में, कितना है 1386, और ऊंचाई कितना दिया है देखिए यहाँ पे 15। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब गुना कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको गुना कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए हमारा आंसर आएगा 20790। और इसको क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्षेत्रफल है ये वर्ग में था और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, मतलब 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर का घात 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चलिए इसको स्पष्ट लिख देता हूँ, 7 है ये। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से हमारा आंसर बन चुका है। चलिए इसको गुना कैसे करना है उसको भी मैं गुना में यहाँ पे बता देता हूँ। 1386 के साथ अगर हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ गुना करेंगे, 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 हो जाएगा 43 का 3 हासिल 4, 5 तिये 15 और 4 हो जाएगा 19 का 9 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 हो जाएगा 6। फिर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 1 एकम 1। यहाँ से गुना, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे इसको तो हमको प्राप्त हो रहा है 0, 6 और 3 9, 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, और यहाँ पे 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 2 का 2। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा ये प्रश्न बन चुका है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अगर हम लोग इंग्लिश सूत्र लगाते हैं, ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं कि पाई के जगह पे हम लोग 22/7 बिठा देते, आर के जगह पे आर का मान हम लोग नहीं बिठा पाते, एच के जगह हम लोग एच का मान 15 भी बिठा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आर के जगह मान नहीं बिठाने के कारण इसका आंसर हमको मिलना मुश्किल था। इसलिए हम लोग क्या किए, इंग्लिश सूत्र का उपयोग नहीं किए और हिंदी सूत्र का उपयोग किए, क्योंकि हिंदी में आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो आपको ये भी गणित बनाते टाइम ध्यान देना है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीसरा का पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, और जिसका माप इसमें दिया गया है। कुल मिला के 3 प्रश्न दिया गया है, उसको मैं आपको बताऊंगा लाइन से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको नोट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख लीजिए। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए 8 से दर्शाते हैं, और इसका मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई को देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं और इसको एस से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू जो है 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हमको बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बेलन के आयतन का यहाँ पे हिंदी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि आर और एच का दोनों मान पहले से दिया गया है। इसलिए हम लोग बेलन का आयतन इक्वल टू यहाँ पे नोट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम लोग जानते हैं, 6वीं क्लास से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, और आर का जो वैल्यू है उसको आर के जगह पे आर का मान बिठाएंगे। तो हम लोग इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुना का निशान दे सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12 और इसका घात 2 होगा, क्योंकि आर का घात 2 है। उसके बाद यहाँ पे फिर गुना का निशान लगाइए, और एच का मान यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, इसलिए 14 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बार है, तो इसको हम लोग 2 बार गुना भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक साथ गुना भी कर सकते थे, ठीक ना, 144 भी ला सकते थे, लेकिन मैं इसको 12 को 2 बार गुना के रूप में लिख दिया हूँ ताकि हमको गुना करने में आसानी रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 के साथ मैं 14 को अगर काट दूंगा तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 बचेगा। फिर जो जो बचा है उन सभी को लिख लेंगे, और 12 और 12 को गुना करूँगा तो आ जाएगा 144, ठीक है। 12 और 12 144 आप लोग जानते ही होंगे, और गुना करके देख लीजिएगा, 2 का 2। उसके बाद इसको मैं गुना करूँगा फिर से, तो 22 का 22, 144 को 2 से मैं गुना करूँगा तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त होगा 288, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। और उसके बाद 288 को फिर मैं 22 से गुना करूँगा। तो यहाँ पे रफ में मैं गुना करके आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको गुना कर दूँगा 22 से, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5।
उसी प्रकार से फिर गुना करूँगा तो पुनः हमको 6, 7, 5 प्राप्त होगा। इसको मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ से 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 7 हो जाएगा आपका 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6। तो हमको प्राप्त हो रहा है 6336। और क्योंकि यहाँ पे जो देखिए आर 2 बार है, ठीक ना, आर मतलब त्रिज्या का मान 2 बार है, तो 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई का 1 सेंटीमीटर, कुल मिला के 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर 2 बार होता तो हम लोग वर्ग सेंटीमीटर लिखते, 3 बार होने के कारण घन सेंटीमीटर में लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद मैं आपको चौथा प्रश्न बताऊँ, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उसी प्रश्न में, ठीक है, दूसरा प्रश्न को नोट कर लिया हूँ। यहाँ पे त्रिज्या का मान खाली कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, और आपका ऊंचाई जो है ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम वही फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि ये तीसरा का जो तीनों प्रश्न है वो एक ही सूत्र से बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर से हम लोग वही चीज़ रिपीट करेंगे इसमें, पाई की जगह 22/7। यहाँ पे आर का वैल्यू अभी चेंज हो गया है तो 2.8 है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग 2.8 लिखेंगे और इसका घात 2 लगा देंगे। और एच का मान जो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5। उसके बाद बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 और 2.8 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हम लोग लिख लेते हैं और गुना 5 का 5। यहाँ पे उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2.8 होने के कारण यहाँ पे 4 के साथ नहीं कट रहा है, 7 के साथ, तो हम लोग रफ में यहाँ पे भाग दे के देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2.8 को भाग देंगे 7 से। पहले आप दशमलव को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दशमलव जहाँ ध्यान देना शुरू कर दिए तो आपको फिर गणित में गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगा। आप सबसे पहले इसको खाली 28 समझिए और इसको भाग दीजिए, तो कितना आया, 4 सत्ते 28, ठीक है। भाग देने से, ये मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रफ कार्य साइड में मैं करके आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब 28 है, यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ चुका है। यहाँ पे कितना आंसर, 4 आया। तो जो 4 आया, इस हम लोग देख रहे हैं प्रश्न में दशमलव था एक संख्या के बाद, इसलिए हम लोग उत्तर में भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के सामने कुछ नहीं तो 0 भी लगा सकते हैं। तो कितना दिख रहा है अभी, 0.4। मतलब इस 7 से 2.8 को अगर मैं कट कर दूंगा तो क्या बचेगा, 0.4 बचेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 22 गुना 0.4 इंटू 2.8 इंटू 5। अब इसमें दो संख्या को गुना कर देते हैं। सबसे पहले 22 और 0.4 को गुना कर देते हैं। तो 22 और 0.4 को अगर मैं गुना करूंगा तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 0 ऐसा प्राप्त हो रहा है 880। क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव था तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पीछे से दशमलव लगा देंगे, तो हमको प्राप्त हो रहा है 8.8। सामने 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद इन दोनों संख्या को भी अगर गुना कर दूंगा मैं 2.8 इंटू 5 को, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14। मतलब एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 14.0, मतलब खाली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14। उसके बाद इन दोनों को फिर हम लोग गुना कर देंगे। मैं भी क्या किया, इन दोनों को पहले गुना किया, ठीक है, इन दोनों को पहले गुना कर दिया हूँ और उसके बाद इन दोनों को गुना किया था अभी, तभी हमको इतना प्राप्त हुआ। अब पुनः इन दोनों को फिर मैं गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे 8.8 को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्राप्त होगा, देखिए 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 हो जाएगा आपका 35 और 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो यहाँ से इसको जोड़ देने से 2 5 8 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12। अब यहाँ पे क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव था तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा 123.2, ठीक ना, 123.2। और क्योंकि यहाँ पे देखिए आर 2 बार है, एच 1 बार, मतलब कुल मिला के सेंटीमीटर 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसानी से हमारा यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में लिखा है व्यास 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो जो दिया है हल के बाद हमको लिखना है। यहाँ पे व्यास बराबर कितना दिया आपका, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको ऊंचाई कितना दिया, देखिए यहाँ पे, तो हमको ऊंचाई भी यहाँ पे दिया गया है। ऊंचाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ऊंचाई मतलब एच का मान हमको यहाँ पे दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि हमारा जो बेलन के आयतन का सूत्र है, यहाँ पे मैं उसको भी नोट कर लेता हूँ, बेलन के आयतन, ठीक ना। ये पूरी चीज़ आपको ध्यान में रख के आपको मैथ्स बनाना है ताकि आपको गलती ना हो। तो यहाँ पे बेलन के आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके जगह पे देखो मान हम लोग बिठाने जाएंगे तो पाई के जगह तो 22/7 हम लोग बिठा पाएंगे। आर के जगह पे हमको आर का मान नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एच के जगह पे भी हम लोग एच का मान बिठा सकते हैं, कितना है 21। तो इस कारण पहले से जैसे आपको पता है कि आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है,
तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमको आर और एच का मान बिठाना है। तो इस सूत्र में आर और एच का मान हम लोग नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई का मान तो दिया है, लेकिन त्रिज्या माने आर का मान हमको नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस व्यास का जो मान दिया गया है, तो हम लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। मतलब जो व्यास का मान दिया है उसको 2 से भाग देने से हमको त्रिज्या प्राप्त होता है, ये हमको मालूम है। तो इसलिए हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या का सूत्र लगा देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए व्यास के जगह पे मैं 20 लिखूँगा और 2, तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 10 बचेगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए हमको त्रिज्या का मान जो है वो कितना प्राप्त हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कभी भी अगर त्रिज्या के जगह पे व्यास दिया रहेगा तो आपको हमेशा त्रिज्या का सूत्र लगा के उसके बाद इसको आपको त्रिज्या का मान पता करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए आराम से इस 10 को यहाँ पे बिठा देंगे। आर का घात 2 है, इसलिए इस 10 का घात भी हम लोग 2 दे देंगे। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से 10 का घात 2 होने के कारण इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। 21 का 21, 7 से मैं 21 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हम लोग जानते हैं कि भाग देने से 3 बचेगा, और जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। 22 यहाँ पे 10 × 10 × 3, फिर उसके बाद दो संख्या को आपस में गुना कर देंगे। 22 और 10 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 220, 10 और 30 का गुना करूँगा तो आ जाएगा 30, और उसके बाद देखिए हम लोग इस 220 और 30 इन दोनों को अगर रफ में मैं गुना करूँगा तो बहुत आसानी से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रफ कार्य कर रहे हैं, ठीक ना, ये रफ है, तो यहाँ पे मैं रफ कार्य लिख देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गुना करूँगा 0 0 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 ही होगा। इस 0 के साथ तीनों अंकों का गुना कर दिया। उसके बाद 3 के साथ गुना करूँगा, 3 0 के 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद देखिए 0 0 6 6, तो हमको प्राप्त हो रहा है 6 6 0 0, क्योंकि यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो भी सेंटीमीटर में है और आर 2 बार है, तो सेंटीमीटर 2 बार और ऊंचाई का 1 सेंटीमीटर 3 बार, तो हो जाएगा वर्ग के जगह हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न में लिखा है यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको कहा गया है इसमें, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो दिया है उसको हल कर यहाँ पे लिख लेंगे, हल और दिया है। अब प्रश्न में कुछ नहीं दिया है, सबसे पहले लिखा है कि किसी एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन का जो आयतन है उसका अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक ना, बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, ये चीज़ इसमें छूट गया था, उसको आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल जो बेलन का आयतन होता है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बेलन बना लेता हूँ। तो आप लोग जानते हो कि बेलन में 2 वृत्त होता है, ठीक ना, ऊपर नीचे, कोई पाइप जैसे, पाइप में दोनों तरफ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये बेलन बना लिए। तो इस बेलन का क्या करते हैं, इसका हम लोग लिख लेते हैं त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या मतलब इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, और त्रिज्या बराबर हम लोग हिंदी में लिखते हैं व्यास बटे 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे व्यास बटे 2 लिखते हैं। इंग्लिश में हम लोग व्यास को डायमीटर बोलते हैं, तो हम लोग d/2 भी लिख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पे d/2 लिखा रहता है, क्योंकि d मतलब डायमीटर होता है, व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते करके हम लोग ऐसा लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे भी निकलते हैं इसमें और देखेंगे कि त्रिज्या हम लोग लिख लिए, ठीक है। जब बेलन को हम लोग आधा नहीं किए उस समय, तो बेलन का व्यास वगैरह आधा नहीं किए, खाली बेलन का हम लोग त्रिज्या लिख लिए, और हम लोग बेलन का आयतन भी लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा देखिए, तो बेलन का आयतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर, यहाँ पे हम लोग आयतन का सूत्र लगाएंगे पाई और r²h। यहाँ पे हम लोग पाई और r की जगह r का मान कितना आया, d/2, ठीक ना। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, हम लोग इंग्लिश में लिखे d/2। तो यहाँ पे r के जगह पे मैं d/2 को लिख सकता हूँ, d/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर और h का h। तो इस प्रकार हम लोग बिठा दिए। ये हो गया हमारा पहला वाला जो बेलन है उसका आयतन, जब हम लोग इसको आधा वगैरह नहीं किए। अब बोला इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, तो ये खाली बेलन का है, जब हम लोग आधा वगैरह नहीं किए। अगर हम लोग इसको आधा कर दे तो यहाँ पे लिखना है
यदि बेलन के व्यास को आधा कर दिया जाए, ठीक ना, आधा कर दिया जाए तो बने नए बेलन की त्रिज्या। तो अगर आधा कर देंगे तो त्रिज्या क्या होगा, तो हम लोग देखिए बेलन का ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है टोटल, इसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक ना, केंद्र से दोनों परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ये दूरी। तो इसको अगर आधा कर दे, ठीक ना, ऐसा करके आधा कर दे, तो इसमें चित्र में मैं आधा नहीं करके नहीं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे व्यास में आधा करके बताऊंगा। तो देखिए जब हम लोग आधा नहीं किए थे तो त्रिज्या बराबर क्या था, d/2 था। अब हम लोग जब बेलन के व्यास को आधा करेंगे, मतलब इस d के मान को आधा कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं व्यास बटे 2, और ऑलरेडी इसके नीचे 2 का 2 ही होगा। मैं खाली इस व्यास को क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक, यहाँ पे क्योंकि हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकता हूँ मैं d/2, और मेन बटे के नीचे और एक 2 है तो 2 का 2। इसको जब हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो d/2, और इस मेन बटे को जैसे ही मैं गुना में चेंज करूँगा तो नीचे का संख्या ऊपर और ऊपर का संख्या नीचे, मतलब नीचे तो एक ही संख्या है तो इसको डबल कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे, मतलब फाइनली प्राप्त हो जाएगा हमको d/4। तो यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू d/4 प्राप्त हुआ, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा फिर, तो हम लोग लिखेंगे नए बेलन का आयतन। तो नए बेलन का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे πr²h, और पुनः हम लोग इस r के जगह पे इस आधा करने के बाद जो त्रिज्या प्राप्त हुआ, ये त्रिज्या का मान कितना प्राप्त हुआ, d/4, तो इसी के जगह पे हम लोग r के जगह पे लिखेंगे d/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे h का h ही होगा। आप इसके बीच में गुना का निशान भी दे सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे भी ऐसे दे सकते थे। चलिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हम लोग बेलन को जब आधा नहीं किए तब उसका त्रिज्या और आयतन लिख लिए। उसी प्रकार जब हम लोग व्यास आधा कर दिए, बेलन का जो व्यास था माने यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था उसको आधा कर दिए, तो उस टाइम इसका त्रिज्या d/4 हो गया और बेलन का आयतन इतना हो गया। यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न में बताया गया कि नए बेलन का आयतन, ठीक है ना, नया बेलन मतलब आधा करने के बाद जो बेलन बना ये है इसका नया बेलन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूँ नया बेलन का आयतन। तो ये हमारा नया बेलन का आयतन का मान है, और जब हम लोग आधा नहीं किए थे तब हमारा पहला वाला बेलन ये है। तो इन दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करके बताना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नए बेलन का आयतन और पहले वाले बेलन का आयतन। तो नए बेलन का आयतन और बटे के नीचे आप लिख दीजिए पहले बेलन का आयतन, और इन दोनों आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, अनुपात के रूप में बिठा दिए। बटे के रूप में बिठाना ही मतलब अनुपात के रूप में बिठाना है। तो यहाँ पे नए बेलन का आयतन कितना था, देखिए ये था नए बेलन का आयतन, क्या क्या था उसको मैं इस बटे के ऊपर लिख लेता हूँ, था पाई और d/4 का घात 2 और गुणित h। और पहला वाला जो बेलन है जब हम लोग आधा नहीं किए थे उसी को हम लोग पहला बेलन का आयतन मानेंगे, तो ये था पाई d/2 का स्क्वायर इंटू h। अब देखिए यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से h और h भी आपका कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो बचा है उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं, मैं साइड में सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, d/4 का घात 2 बचा है, मतलब d²/4 बचा है, ठीक। और बटे के नीचे क्या बचा है, देखिए बटे को मैं बराबर के सीधा ही लिखूँगा, और बटे के नीचे बचा है, देखिए यहाँ पे d का घात 2 हो जाएगा, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 4 को 2 बार गुना करूँगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 2 को 2 बार गुना करूँगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब नीचे जगह कम हो रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर का बराबर, ठीक, यहाँ से मैं और एक लकीर खींच देता हूँ। ये देखिए बराबर का बराबर, यहाँ पे हम लोग इस बटे को गुना में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं d/16 है, और जैसे ही मैं इस बटे को गुना में चेंज करूँगा नीचे का संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर का संख्या नीचे आ जाएगा, मतलब 4 ऊपर और d² नीचे। तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा, खाली क्या बचा इसमें 4/16। 4 से 16 को मैं भाग दे दूंगा तो 4 बचेगा, मतलब 1/4, और हम लोग लिख सकते हैं 1:4। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये प्रश्न बन चुका है।
फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या किए हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जब बेलन, खाली बेलन का हम लोग निकाल लिए, त्रिज्या कितना है d/2 प्राप्त हुआ, क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, इसलिए हम लोग d/2 हम लोग लिख दिए। व्यास के जगह पे इंग्लिश का हम लोग सिंबल यूज़ किए d, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया d/2। बेलन का आयतन हो गया πr²h, यहाँ पे r के जगह पे इस r का वैल्यू को हम लोग बिठाए तो हमको इतना प्राप्त हो गया। ये जो हमको प्राप्त हुआ बेलन का आयतन, ये पहला बेलन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन के व्यास को आधा कर देंगे। तो जैसे हम लोग बेलन के व्यास को आधा कर देंगे तो हमको पुनः एक त्रिज्या और एक आयतन प्राप्त होगा। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 था, क्योंकि इस बार व्यास को हम लोग आधा कर रहे हैं तो व्यास को आधा कर दिए। देखिए व्यास बटे 2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। अब ये जो व्यास बटे 2 है, ठीक ना, ये तो मैं व्यास को आधा किया हूँ, लेकिन ऑलरेडी 2 तो पहले से था सूत्र में, तो वो 2 का 2 रहेगा। आप लोग जानते ही हो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। व्यास को मैं दो भाग में बांट दिया। अब क्या होता है कि ये जो हर है और नीचे वाला का हर है, जैसे ये भाग से इस बटे को मैं गुना में चेंज करूँगा तो ये इस प्रकार से हो जाता है, d/4 हमको प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखा था यहाँ पे, उसको मिटा दिया हूँ मैं, कितना लिखा था d/4। तो ये एक त्रिज्या तो हमको d/4 प्राप्त हुआ। और नए बेलन का जो आयतन है वो हमारा पहले से कितना था, πr²h, और यहाँ पे r के जगह पे आप त्रिज्या का मान भी क्योंकि चेंज हो गया जब हम लोग व्यास को आधा कर दिए, तो उसी मान को हम लोग d/4 को यहाँ पे बिठा दिया और हमारा ये नए बेलन का आयतन प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग नए बेलन का आयतन भी प्राप्त कर चुके हैं और पहला वाला बेलन का आयतन भी हम लोग बिठा चुके हैं। इन दोनों मान को जैसे ही मैं बटे के रूप में बिठाऊंगा, यहाँ पे पाई और एच का मान कट जाएगा, बाकी जो संख्या बचा है उसको मैं बिठा दिया हूँ। और जैसे ही इस मेन बटे को गुना में चेंज करूँगा तो नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का d² नीचे चला जाएगा, दोनों आपस में कट गया, 4/16 बचा। और इसको मैं फिर भाग दे दिया तो 1/4, मतलब 1:4। तो ये हमारा फाइनली आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। चलिए इसके बाद मैं आपको 5वां प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं हल दिया है और जो दिया था इसमें प्रश्न में उसी को मैं नोट कर लिया हूँ, क्योंकि इससे टाइम बचेगा और वीडियो थोड़ा कम लंबा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको धारिता पता करने के लिए कहा गया है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि धारिता क्या है। अब देखिए धारिता भी किसी भी चीज़ के अंदर जितनी जगह है उसको उसका धारिता भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना। जैसे आयतन बोलते हैं उसी प्रकार धारिता और आयतन दोनों सिमिलर होता है, एक ही चीज़ मतलब है, आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है टंकी का आयतन, तो टंकी की आयतन भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत जगह पे धारिता लिखा रहेगा तो धारिता भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। आपको के लिए जानकारी होना चाहिए कि आयतन और धारिता एक ही समान है, एक ही चीज़ है। तो धारिता बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, πr² होता है। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, और आर के जगह पे त्रिज्या के मान को बिठाते हैं 2.8 और इसका घात 2 दे देंगे। यहाँ पे एच का मान हम देख रहे हैं कि 3.5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.5। उसके बाद यहाँ से देखिए 2/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3.5। 2.8 को मैं 2 टाइम्स लिखा क्योंकि इसका घातांक देखिए 2 है, इसलिए 2 बार लिख चुका हूँ मल्टीप्लाई के रूप में। आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 7 से हम लोग 28 को भी काट सकते हैं, 35 को भी काट सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 7 से 28 को काट सकते हैं, तो हम लोग 7 से 28 को काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 4 7 28 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि प्रश्न में हमारा एक संख्या के बाद दशमलव था, इसलिए उत्तर में भी जो भागफल प्राप्त हुआ इसमें भी हम लोग एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के सामने कुछ नहीं है तो 0 हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे काट सकता हूँ। तो 7 से मैं कोई भी 2.8 को काट दूंगा और यहाँ पे बचेगा 0.4। अब यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे, 22 इंटू 0.4 इंटू 2.8 इंटू 3.5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 और 0.4 को अगर मैं क्या करूँगा, आपस में गुना करूँगा तो हमको देखिए प्राप्त हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 0 का 0, 2 0, इसमें भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फिर इसको जोड़ देंगे तो 8 8 0 प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा जो प्रश्न था इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में आपका एक अंक के बाद दशमलव था, इसलिए उत्तर में भी एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 8.8 हमको प्राप्त हुआ। सामने 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे तो भी कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इस 0 को नहीं लगाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को गुना कर चुके हम लोग, अब खाली ये दोनों बचा है, तो इन दोनों को फिर हम लोग रफ में गुना करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो रफ में अगर मैं इन दोनों को गुना करूँगा तो यहाँ से देखिए हमको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है 2.8 इंटू 3.5। तो पहले मैं दशमलव को इग्नोर करूँगा, पहले मैं गुना कर लूँगा। 5 8 40 का 0 हासिल 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14,
फिर गुना, यहाँ से 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे तो हम 0, 4 और 4 8, 8 और 1 9 प्राप्त होगा। फिर यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो रहा है 980, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था इसमें देखिए इधर इकाई के बाद 1 अंक के बाद दशमलव और इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा उत्तर में भी 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो मैं 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग इन दोनों को ही अभी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना वैल्यू हमको प्राप्त होता है यहाँ से। तो यहाँ से मैं 9.80 और 8.8 को अगर गुना करूँगा, खाली गुना करूँगा, दशमलव को बाद में मैं काउंट करूँगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे पहले दशमलव को काउंट करने जाएंगे तो दिक्कत होता है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 0 का 0, 8 8 64 का 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 9 72 और 6 हो जाएगा 78। तो यहाँ से इतना प्राप्त हुआ। फिर हमको प्राप्त होगा 0487। फिर हम लोग इसको अगर जोड़ लेंगे तो 04 8 4 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 8 8 16 6 हासिल 1, यहाँ पे 8। तो कुल मिला के हमको देखिए एक संख्या और इधर 2 और इधर 1 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग इसी को बस यहाँ पे लिख सकते हैं 86.240, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे घन मीटर, क्योंकि ये जो प्रश्न था ये मीटर मीटर में था। यहाँ पे आर का 2 बार है तो मीटर 2 बार और एक एच का ऊंचाई वाला 1 मीटर, तो 3 मीटर होके मिल जाएगा घन मीटर। आपके हो सकता है कि किसी किसी बुक में इतना भी लिखा रहा है 86.24, क्योंकि दशमलव के बाद अक्सर क्या करते हैं हम लोग 2 अंक ही लिखते हैं, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, आपको उसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठवां और आखिरी प्रश्न बचा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न में लिखा हुआ है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे व्यास का मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर तथा लंबाई जो दिया गया है वो है 90 सेंटीमीटर। हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कितनी लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई छड़ बनाने के लिए लंबी लोहे की छड़, मतलब बेलन बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर कितनी लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आयतन का सूत्र लगा देते हैं, बेलनाकार छड़ का आयतन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बेलनाकार छड़ का आयतन। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा बेलनाकार छड़ का आयतन, और आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं, इंग्लिश वाला नोट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि आर का मान नहीं बिठा सकते क्योंकि हमारे प्रश्न में नहीं दिया है, प्रश्न में व्यास दिया है। और एच के जगह पे हम लोग एच का मान बिठा सकते हैं, कितना है लंबाई जो है, ऊंचाई लंबाई दोनों में से कुछ भी दिया रहेगा वो ही होगा एच का मान। तो लंबाई एच इक्वल टू 90 सेंटीमीटर दिया गया प्रश्न में, तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख देंगे। आर का मान देखिए नहीं बिठा पा रहे, लेकिन हम लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या का सूत्र लगाते हैं। त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं व्यास बटे 2 होता है, और व्यास का मान 1.4 है और 2 का 2, मतलब 14 को 2 से भाग दूंगा तो हमको 7 प्राप्त होगा। प्रश्न में क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पे भी उत्तर में एक संख्या के बाद दशमलव और सामने कुछ नहीं है तो 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए मैं यहाँ पे प्राप्त कर लिया 0.7 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या हमको प्राप्त हो चुका है। अब इस आर के जगह पे हम लोग इस आर का जो मान 0.7 प्राप्त हो उसको बिठा दूंगा, और यहाँ पे आर का घात 2 है इसलिए 2 लिख दिया। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप 1.4 को या फिर 14 को अगर 2 से भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव था इसलिए उत्तर में भी एक संख्या के बाद दशमलव, सामने कुछ नहीं है तो 0, बस यही हम लोग किए इसमें और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 22/7 और 0.7 को 2 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है इसका, और इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 के साथ 22 तो नहीं कट सकता, 0.7 कट सकता है। कैसे कटेगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें इस 7 के साथ एक 7 को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव के कारण आपको दिक्कत हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इस दशमलव को दशमलव देखिए 0.7 को हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, इस 7 से। तो ये भाग देने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए सिंपली इस दशमलव को हटा दीजिए, तो खाली क्या दिख रहा है 0.7, 0 का भी कोई मतलब नहीं, खाली 7 दिख रहा है। तो 7 एकम 7। अब क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में एक संख्या के बाद दशमलव था, ठीक ना, तो यहाँ पे उत्तर में भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, और 0 तो सामने रहता ही है हमेशा। तो इस प्रकार 0.7 को अगर 7 से भाग देंगे तो 0.1 प्राप्त होगा। चलिए ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरा एक उपाय ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इस दशमलव संख्या को चेंज कर दीजिए परिमेय संख्या में। तो 0.7 को परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बटे के नीचे
दशमलव को सीधा 1 बिठाएंगे और दशमलव कट जाएगा, जितनी संख्या उतना जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे दशमलव को 1 संख्या इसलिए 1 जीरो, तो कितना हो गया 7/10 में चेंज हो गया। क्या 0.7 को हम लोग किस में चेंज कर दिए 7/10 में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए बिठा देते हैं 22/7 गुना, यहाँ पे हम लोग इसको दशमलव से परिमेय संख्या में चेंज करेंगे तो ऊपर 7 ही बचेगा और नीचे दशमलव के सीधा में 1 और जितना संख्या उतना जीरो, और सामने जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलिए और दूसरा को भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि एक ही 7 है नीचे, तो उसको काटने के लिए मैं इस 0.7 को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये 7 कट गया, यहाँ पे 10 बचा, इस ये भी कट जाएगा आपका, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे 9 बचा खाली। तो यहाँ पे देखिए 22 और यहाँ पे बचा 0.7 और यहाँ पे 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 22 के साथ 0.7 को अगर गुना कर दूंगा तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, उतना प्राप्त होगा जितना फिर 9 से गुना करेंगे, या फिर हम लोग 22 का 22 रखेंगे, 0.7 को हम लोग गुना कर देंगे 9 के साथ, इन दोनों को अगर गुना कर दूंगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7 × 63 और 0 का 0, एक संख्या के बाद दशमलव का दशमलव, मतलब 6.0 हम लोग 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.3 को पुनः हम लोग क्या करेंगे 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे 6, इधर 8, इधर 3, इधर 1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। 138.6 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा 138.6, और क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में 3 बार होने के कारण यहाँ पे हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल तरीके से देखिए आखिरी प्रश्न भी हमारा नोट हो चुका है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।